हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड, वेरी गुड। तो आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और आपको पता है पहले से कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, जबकि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। आई मीन डिलोकलाइजेशन occurs through sigma pi conjugation known as hyperconjugation. Delocalization occurs through sigma pi conjugation known as hyperconjugation. आप लिख सकते हो इसको, delocalization occurs through sigma pi conjugation known as hyperconjugation. hyperconjugation चलो एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये आपका पाई बॉन्ड एंड दिस इज योर सिग्मा, और एक दूसरे के कंजुगेशन में है, कंजुगेटेड प्लेस पर है। यहाँ पर पाई बॉन्ड का जैसे आप मूवमेंट कराओगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर होगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड क्लीव करता है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो ये जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा CH डबल बॉन्ड CH, राइट, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा और CH2 ये निगेटिव फॉर्म करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा तो ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ पर आता है। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म किया ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म किया। एक स्ट्रक्चर और हम बनाते हैं यहाँ पर केवल और केवल कंपेरिजन के लिए। आप देखो, ये स्ट्रक्चर आप पहले से जानते हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखते आप बता सकते हो कि ये कंडीशन किसका है। ऑफ कोर्स रेजोनेंस का कंडीशन है। पाई पाई कंजुगेशन और पाई बॉन्ड का जब आप शिफ्टिंग कराओगे तो इस तरह से आपका न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर निगेटिव। तो ये इक्वल सिचुएशन था, लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा सकते हो। तो दो तरह से मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म किया, एक सिग्मा पाई कंजुगेशन और यहाँ पर पाई पाई कंजुगेशन मैंने आपको दिखाया। पाई पाई कंजुगेशन और दिस इज योर सिग्मा पाई कंजुगेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, एंड हाइपर कंजुगेशन के केस में सिग्मा एंड पाई दोनों का डिलोकलाइजेशन होता है। तो आप समझ सकते हो कि 1 और 2 में कौन केस हाइपर कंजुगेशन का है। ऑफ कोर्स जिसमें सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ऑफ कोर्स वही क्या है आपका हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड और दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड जो कि कंजुगेटेड प्लेस पर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, वही आपका क्या है, कंजुगेटेड प्लेस है। तो यहाँ पर आप देखो कि सिग्मा और पाई के बीच जो आपका कंजुगेशन हो रहा है, जिसके कारण न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा, तो इसके दौरान यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा और ये आपका H प्लस ऑफकोर्स एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि टूटने के बावजूद भी ये H प्लस यहीं इसके पास ही रहता है। टूटने के बाद इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं पर रहता है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर H प्लस दिया हुआ है, तो H प्लस प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी।
H प्लस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और यहाँ पर कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो उसके अट्रैक्शन से उसका प्लेस चेंज नहीं होता है। नहीं तो जनरली होता क्या है कि जैसे बॉन्ड क्लीव किया तो उसका प्लेस चेंज कर जाता है, लेकिन यहाँ पर टूटने के बाद भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये H प्लस यहीं पर इसलिए रहता है क्योंकि H प्लस यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ कार्बन पर जो आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन रहता है, इसलिए वह वहीं पर रहता है, उसका प्लेस चेंज नहीं होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंजुगेटेड प्लेस पर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, I mean 3, जिसको अल्फा प्लेस भी कहते हैं, इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं हम लोग। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना अधिक आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करने की एबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इट मीन्स 3 और स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर सकता है। तो मैंने तो एक ही बनाकर यहाँ पर दिखाया, जबकि 2 हाइड्रोजन और क्लीव कर ये 2 स्ट्रक्चर और फॉर्म करेगा। तो पूछता है कि हाइपर कंजुगेशन के दौरान कितने स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है उसके अल्फा हाइड्रोजन पर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। और वह अल्फा हाइड्रोजन चूँकि हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उस हाइड्रोजन को हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। यह अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। What does it means? It means उतना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होता है ऑफकोर्स उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होती है। तो यहाँ पर मैंने जो दिखाया ये आपका पाई कंजुगेशन है, और पाई कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जितना स्ट्रक्चर फॉर्म किया रेजोनेंस के दौरान उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पर भी ऑफकोर्स साइन वही है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन उसी तरह से है, और इसमें जितना स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। आई मीन प्रोसेस को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। आई मीन हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। बात समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के दौरान जितने आपके हाइड्रोजन क्लीव करेंगे उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो आप लिख सकते हो जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, दिस इज योर हाइपर कंजुगेशन, ये आपका हाइपर कंजुगेशन है, राइट। सेकेंड जो है वो आपका क्या है, रेजोनेंस, सेकेंड आपका क्या है, रेजोनेंस, राइट। और आप जानते हो कि इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, आई मीन हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अगर हम आपसे पूछें कि हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी को अगर डिसाइड करना हो तो कैसे डिसाइड करोगे, तो आप देख लोगे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, आई मीन जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा उतना ही अधिक उसकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसमें डीलोकलाइजेशन होगा। अब डीलोकलाइजेशन तो रेजोनेंस में भी होता है, डीलोकलाइजेशन तो इसमें भी हो रहा है, डीलोकलाइजेशन तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है। तो अगर देखें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका होगा कौन सा, रेजोनेंस, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है, वो इजी वे से क्लीव करता है और फास्ट उसमें डिलोकलाइजेशन होता है। तो जिसमें जिस चीज़ का मूवमेंट ज़्यादा हो ऑफकोर्स उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। एक बात आप समझ सकते हो कि स्टेबिलिटी की जहाँ तक हम बात करें, तो जैसे मान लो कि ये मेरा हैंड, अगर हम इसको मूव नहीं कराएं और इसको अगर हम कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें, और मान लो कि 1-2 साल तक छोड़ दें, और 1 साल 2 साल के बाद हम बोलें कि चलो बेटा उठ जाओ, ये उठेगा?
नहीं उठेगा, ये पैरालाइज कर जाएगा, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जिस चीज़ में मूवमेंट है उसकी स्टेबिलिटी अधिक है। आप देखते हो किसी किसी का राइट हैंड काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो लेफ्टी होता है उसका लेफ्ट हैंड काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर हमको किसी को बैटिंग भी करना हो तो राइट हैंड से, कुछ चलाना हो तो राइट हैंड से, किसी को मारना हो तो राइट हैंड उठ जाता है। क्यों? ये स्ट्रांग। अब किसी कुछ उठाना हो तो राइट हैंड से ही हम लोग उठा लेते हैं, नहीं किसी कोई जो है लेफ्टी होता है, लेफ्ट हैंड से उठाता है तो उसका लेफ्ट हैंड में काफ़ी स्ट्रेंथ होता है। इट मीन्स व्हाट, जो उसमें ज़्यादा मूवमेंट है, जिसका आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ऑफकोर्स उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपका किस में है? इस पाई इलेक्ट्रॉन्स में है, क्योंकि ये वीक है, वीक बॉन्ड होता है, टूटता है और फास्ट इसमें मूवमेंट होता है। तो जितना अधिक डिलोकलाइजेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होती है। अब इसमें मूवमेंट कम कैसे है? तो एक तो पाई बॉन्ड है, लेकिन दूसरा क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो आसानी से क्लीव नहीं करता है। और जब आसानी से क्लीव नहीं करेगा तो ऑफकोर्स उसका क्लीवेज स्लो होगा, तो मूवमेंट में क्या होगा? स्लो होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में तो सिग्मा बॉन्ड का ही मूवमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, तो उसमें बहुत स्लाइटली मूवमेंट होता है, तो इसलिए उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में अगर स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे तो जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी, जिसमें हाइपर कंजुगेशन होगा इसके बाद, और इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसमें सबसे कम स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि मैंने बताया यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के बारे में। तो अब बात आती है कि हाइपर कंजुगेशन किस किस कंडीशन में आपको अवेलेबल है। तो ऑफकोर्स अल्कीन के केस में है, कार्बोकटायन के केस में है, एंड कार्बन फ्री रेडिकल के केस में है। अल्कीन के केस में है, कार्बोकटायन के केस में है, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में अवेलेबल है। तो अभी जस्ट आपको हम बता रहे हैं एल्कीन के केस कुछ आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखोगे कि कैसे एक दूसरे के कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, तो आपका अल्कीन के केस में अल्कीन, सेकेंड कार्बोकटायन एंड थर्ड कार्बन फ्री रेडिकल। ये 3 केस में है, राइट। तो अल्कीन, कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो अभी हम बात करते हैं अल्कीन की बात करते हैं, और हम लोग आगे देख लेंगे डिटेल्स में। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे फर्स्ट मान लें, ये सेकेंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, फोर्थ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर हम इसमें बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि हाइपर कंजुगेशन अगर आपको डिसाइड करना हो, हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी डिसाइड करना हो, तो कंप्लीटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स पे, राइट। तो जितना ज़्यादा आपका हाइड्रोजन होगा उतना ही अधिक उसकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म करने की एबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा उसमें डीलोकलाइजेशन होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, दिस इज योर अल्फा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आई मीन इसको हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम पूछें कि इसमें कितना स्ट्रक्चर फॉर्म करने की एबिलिटी है, तो 3 स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि कितना स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो इंक्लूडिंग ओरिजिनल स्ट्रक्चर, आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके ही बताओगे। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 तो स्ट्रक्चर बनाएगा ही,
लेकिन इंक्लूडिंग फर्स्ट, आई मीन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज योर 4। इसमें देखो तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑफ कोर्स इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है, नहीं, नो हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर 3, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके केस में अगर आप चेक करोगे तो अल्फा अल्फा अल्फा, आई मीन 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑफ कोर्स आप हाइड्रोजन काउंट करके आप कंफर्म कर सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, इट मीन्स 10 स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ओरिजिनल। 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट मीन्स 7 स्ट्रक्चर। तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इट मीन्स उसमें उतना अधिक इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, उतना अधिक सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका होगा 4th, उसके बाद 3rd, एंड देन 1st, एंड फाइनली 2nd। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अल्कीन के केस में। लेकिन हम अल्कीन, कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल को ऑफ कोर्स अगेन फिर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में, नहीं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, इस कोरोना काल में सावधान रहिए और स्टडी करते रहिए। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।